बार कोई मीनिंगफुल कंटेंट इस चैनल पे आएगा, ठीक है। और जहाँ तक ओनर का कहना यही है कि हाँ भाई हम अभी सोच रहे हैं इसको कमर्शियल करने की, तो कमर्शियली भी इसको बिजनेस का आइडिया है ही, ठीक है। तो अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई फार्मिंग करता है, ठीक है, किसी कहीं पे फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 लाख की करनी है, 15 लाख रुपए की करनी है, ठीक है, 5 लाख रुपए की करनी है, शुरू तो भैया 2 लाख से हो जाता है, ठीक है। 2 लाख रुपए में तुम्हें वो जो ओनर है वो भी बता देंगे कितने एरिया में क्या क्या हो सकता है। शुरू तो छोटे से छोटा 2 लाख रुपए से भी होता है, ठीक है। उसमें से भी तुम उसमें से भी कुछ निकाल सकते हो, प्रॉफिट जरूर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही है। देखो एक बार ये देखो, ये सारा का सारा पानी, ये जो पानी तुम्हें दिख रहा है ना, ये पानी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये पानी खाली पानी नहीं जा रहा, पानी पंप में से इनका इन्होंने पंप लगा रखा होगा यहाँ कहाँ पे, पंप से सारा का सारा प्रेशर में आ रहा है पानी, और प्रेशर में जो पानी आ रहा है वो सारा का सारा इन प्लांट से जा रहा है और बीच में से निकल रहा है पूरे के पूरे। तो और ये जो वापस ये पानी वापस जाके उस पंप में जाएगा। ये देखो जी, ये फार्म के ओनर हैं, सुनील जी इनका नाम है, ठीक है, सुनील जी नाम है इनका। ये फार्म है गोहाना में। सुनील जी बताइए आप अपने फार्म के बारे में कुछ। सर ये जो हमारा हाइड्रोपोनिक फार्म है जिसमें हम सोइलेस प्लांटेशन करते हैं, यहाँ पे मिट्टी का 1% भी यूज़ नहीं किया जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि हाइड्रोपोनिक के अंदर हम 80% तक पानी को सेव कर लेते हैं। केवल 20% पानी के अंदर ही हम सभी तरह की सब्जियां और फ्लावर्स की खेती यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी सब्जियां जो तैयार की जाती है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है। और इन सब्जियों पे हम किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं। सुनील जी वो तो ठीक है, आपने कहा पेस्टिसाइड का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ना यहाँ पे सॉइल का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो सर ये जो सॉइल की बजाय हम क्या ले रहे हैं, जिसके ऊपर प्लांट ने खड़ा भी होना है, ठीक है, प्लांट ने उगना भी है, उसको सीधा खड़ा भी होना है, ठीक है। तो आप उसकी जगह क्या यूज कर रहे हो आप? इसके अंदर हम जो है सोइलेस मीडिया यूज करते हैं। जैसे कोकोपीट होता है, नारियल का बुरादा, जो नारियल के ऊपर से वेस्ट निकलता है उसको कोकोपीट बोलते हैं, नारियल का बुरादा बोलते हैं। वो सोइलेस में आता है क्योंकि उसके अंदर मिट्टी का 1% भी कम नहीं होता है। उस बुरादे के अंदर हम नर्सरी तैयार करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कप है, ये टमाटर का प्लांट है, और इसके अंदर जो कप है इसके अंदर ये नारियल का बुरादा ही भरा हुआ है। और इसी बुरादे के अंदर पौधे को होल्ड किया जाता है। बाकी ये जो होल्डिंग क्लिप होती है, होल्डिंग क्लिप के माध्यम से पौधे को सीधा खड़ा किया जाता है इस धागे के माध्यम से। और भी एक मीडिया हम यूज करते हैं, जैसे ये क्ले बॉल्स होती है, ये क्ले बॉल्स मीडिया है, ये बहुत हल्की हैं, इनका बिल्कुल लाइट वेट होता है, ज़्यादा वेट नहीं होता है इसका। तो ये भी हम जो है पौधे को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये देखो जी, यूं खड़ा है जी पौधा सीधा यूं खड़ा है। ये पौधे के रूट्स हैं, इसके अंदर ये पूरा का पूरा पौधे का आपको तना दिखाई दे रहा होगा, पूरा पौधे का तना है, रूट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर रूट्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। रूट्स ज़्यादा तब बढ़ती हैं जब पौधे को न्यूट्रेंट ना मिले। मिट्टी में जब पौधे को न्यूट्रेंट नहीं मिलता है तो रूट्स जो है ज़्यादा आगे तक भागती है। तो यहाँ पे इसको न्यूट्रेंट ज़्यादा मिलता है, तो इतने बड़े पौधे की भी इतनी छोटी सी रूट्स है। और इसको होल्ड करने के लिए ये जो है क्ले बॉल्स का यूज किया गया है इस नेट कप के अंदर। ये देखो जी, सुनील जी ने कहा था कि जरा सा भी इसमें सॉइल नहीं होगी, इसमें जरा सी भी मिट्टी नहीं पाई जाएगी। आप इसके अंदर मिट्टी दिखा दो, मिट्टी के बिना है सब कुछ। ये देखो, ये रूट्स है पौधे की, जड़ें हैं पौधे की, ये देखो मिट्टी कहीं भी नहीं है। तो मिट्टी नहीं है तो मिट्टी से जी जो होने वाले जो बीमारियां है ना, सबसे बड़ी बात तो वो नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ये है, मिट्टी में आप 100 चीजें डालते हो, ठीक है, सारी की सारी मिट्टी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है, सारी की सारी मिट्टी में नहीं जाता। इसमें सीधा का सीधा जो भी आप डालोगे पौधे को पोषण देने के लिए, पौधे को आप अपनी निकालने के लिए, यील्ड निकालने के लिए, वो सीधा जाएगा पौधे के अंदर, बिल्कुल सीधा जाएगा। इसके अंदर ये देखिए आप, जैसे ये हमने एक टैंक रखा हुआ है पानी का, जिसके अंदर न्यूट्रेंट डाले जाते हैं, जो न्यूट्रेंट पौधे को जरूरत होती है वो डाले जाते हैं। इसके अंदर एक पंप लगाया गया है जो हम कूलर के अंदर लगाते हैं, कूलर पंप है, 18 वाट का कूलर पंप है, इसको हम इसके अंदर लगा हुआ है। और ये जो सेटअप है हमारे, इसके अंदर पानी डाला जाता है और यही पानी वापस घूम करके सभी पौधों में से घूम करके वापस यहीं पे आ जाता है, टैंक के अंदर वापस सारा का सारा पानी आ जाता है। अब ये टैंक जो है लगभग हमारा 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में खाली होता है।
फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं। 50 लीटर का टैंक है, लगभग 100 लीटर का टैंक है। तो आप ये देखिए कि 100 लीटर से हमने लगभग 90 प्लांट की फार्मिंग की हुई है। ये 90 प्लांट है इसमें 100 लीटर पानी से। तो इसमें केवल पानी की जो है 20% ही लागत आती है, 80% तक पानी हम सेव कर लेते हैं। सर सुनील जी, मुझे एक बात और बताओ, ये आप न्यूट्रिएंट मीडियम बोल रहे हो तब से। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिएंट क्या है कि पौधे को अपनी बढ़ावा के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। टोटल 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। उनमें से 3 पोषक तत्व तो पौधे को वायुमंडल से मिल जाते हैं, सनलाइट से, धूप से मिल जाते हैं। और 13 जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें इसमें लिक्विड रूप से हमें डालना पड़ता है पानी के अंदर। जैसे उसमें जिंक है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, पोटास है, मोलोबिनियम है, कॉपर है, आयरन है। ये सब जो है हम आर्टिफिशियल रूप में, मतलब वो मिट्टी से ही निकाले होते हैं, वो एक शुद्ध फॉर्म होती है, उसको हम जो है इस पानी के अंदर घोलते हैं। और पौधे को जितनी ज़रूरत होती है, जितनी आयरन की ज़रूरत होती है उतना आयरन देते हैं, जितनी कैल्शियम की ज़रूरत होती है उतनी कैल्शियम देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे के अंदर किसी भी तरह की जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखाई नहीं देती। मतलब पौधा आपको जैसे ये दिख रहा है तो आपको बिल्कुल हरा ग्रीन दिख रहा है, इसके अंदर ये नहीं दिखेगा कि आपके पत्ते येलो पड़ गए हैं या इसके अंदर आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है। इसी प्रकार अगर हमारे पौधे को प्रॉपर मात्रा में हमने न्यूट्रिएंट दिए होंगे तो जो फ्रूट बनेगा उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट की मात्रा पूरी होती है। मैं पालक दिखाना चाहूँगा, आप मिट्टी वाला पालक देखना और हाइड्रोपोनिक पालक देखना, उसकी ग्रीनिश देखना और उसका टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर पूरी मात्रा में जो है आयरन है और पूरी मात्रा में उसके में पोषक तत्व है। जी सुनील जी ने ये बताया कि पालक मैं उनको दिखाऊंगा। पालक ठीक है जी, हमने खुद खा के देखी है पालक, ठीक है। इन्होंने जो बताया है हाइड्रोपोनिक वाली पालक का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि पेस्टिसाइड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम जाके देखते, हम बाजार में जाते हैं, पहले धोते हैं सामान, ठीक है, धोते हैं सामान, फिर कहते हैं कि हाँ भाई अब भी इसके अंदर खाना तो क्या है, खाने में तो सारा का सारा आजकल पेस्टिसाइड है, सब कुछ है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है कि पेस्टिसाइड नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं, और रेट भी रेट बिल्कुल आपको मार्केट वाला ही मिलता है इसमें भी। सुनील जी बिल्कुल मार्केट वाला मिलता है ना? देखिए एक्चुअल में क्या है कि आज के टाइम क्या है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की डिमांड है, क्योंकि हम जो है लोग पहले बाबा रामदेव से अवेयर होकर उन्होंने योग शुरू किया था, लेकिन वे धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि खाली योग से काम नहीं चलेगा जब तक हम अपना खाना पीना नहीं सही करेंगे। खाने पीने में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो सब्जियों का है, क्योंकि सब्जियों से ही जो है कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां पनपती है। क्योंकि हम जो गेहूं चावल है उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं वो लगभग गेहूं चावल के पकने से 2-3 महीने पहले करते हैं, और जब तक गेहूं चावल हमारी थालियों में आता है तब तक उसको 3-4 महीने निकल जाते हैं, जिससे उस पे पेस्टिसाइड का 90% तक प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन सब्जियों में क्या होता है कि किसान सुबह के टाइम स्प्रे करता है और शाम को ही उस वेजिटेबल को हार्वेस्ट करके मंडी में ले जाता है। तो जो हम स्प्रे अपनी सब्जियों में करते हैं वही जो पेस्टिसाइड है, जहर है, वो हमारे सब्जियों के अंदर भी आता है और हम उसको खाते हैं। तो बिल्कुल हम जो है बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देते हैं सब्जियों के माध्यम से, क्योंकि किसान को इस बात से मतलब नहीं है कि उसने अभी पेस्टिसाइड किया और उसने 2 घंटे के बाद उसको हार्वेस्ट किया, क्योंकि किसान को तो अपनी यील्ड से मतलब है, अपनी प्रोडक्शन से मतलब है, अपने जो है पैदावार से मतलब है। इन चीज़ों को देखते हुए लोग जैसे जैसे इन चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लोग जो है अब चाहते हैं कि हम अपने घर में ही सब्जियां उगा के खाएं या हम ऑर्गेनिक सब्जियां हम खाएं। तो इससे अगर मैं बात की जाए तो जो हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल है वो हमने जैसे स्ट्रॉबेरी की पैकिंग आती है या जो अपना मशरूम की पैकिंग आते हैं, हमने ऐसे पैकिंग करके भी हमने जो है वेजिटेबल सेल की है, और जो मार्केट से है लगभग 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम जो है हमने इससे लिया है, इससे कमाया भी है। ये सबसे अच्छी बात है, अपने जो किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नया ऑप्शन खुल जाता है इसके साथ, ठीक है, बिल्कुल नया ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखते हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी आप मार्केट में आप देखते हो वो मार्केट रेट से ज्यादा में बिकते हैं, ठीक है, ज्यादा में बिकते हैं और लोग खुशी से खरीदते भी हैं। खरीदते इसलिए उनको पता है थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लग जाएंगे, पर जो लॉन्ग टर्म में जो हमें कैंसर जैसी बीमारी होगी जिसका 50-50 लाख रुपए जिसके इलाज में लग जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। सुनील जी आपने न्यूट्रिएंट के बारे में बताया कि हम मतलब न्यूट्रिएंट्स, हम वो न्यूट्रिएंट्स अगर किसी किसान को खरीदने हैं
वो कहाँ से मिलेंगे और वो कैसे आपके थ्रू आप भी बेचते हो? जी जी, न्यूट्रेंट ज़्यादा महंगे नहीं है। न्यूट्रेंट आपको किसी भी फर्टिलाइजर शॉप से मिल जाएंगे, जो भी थोड़ी सी हाईटेक शॉप है, जो पॉली हाउस वगैरह का सामान रखते हैं, उनसे आपको न्यूट्रेंट इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, हम भी सेल करते हैं, आपको हमारे से भी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाएंगे। बट क्या है कि उस न्यूट्रेंट को डालने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कितनी मात्रा में डालने हैं, कौन सा न्यूट्रेंट किस टाइम पे डालना है, फूल आए तो कौन सा डालना है, फ्रूट बने तो कौन सा डालना है, तो ये चीज़ का नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रेंट आपको कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप लैंड फार्मिंग की बात करें, जो हम अपनी परंपरागत खेती करते हैं, उसकी अगर बात करें, और यहाँ पे हाइड्रोपोनिक न्यूट्रेंट की बात करें, तो हाइड्रोपोनिक में जो वेजिटेबल्स जो ग्रो की जाती है वो बहुत सस्ते में हो जाती है। एक बार वन टाइम सेटअप का खर्चा यहाँ पे लगता है, उसके बाद यहाँ पे खेती करना बहुत सस्ता और बहुत ईजी है। यहाँ पे तो आजकल सारी दुनिया खर्च कर रही है। ये पत्ता सलाद है, लेटस के नाम से इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रेंट वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस सलाद को खाने से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, या ये कहिए कि आपकी बहुत तरह की जो है रिकवरी भी होती है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जो है बीपी की प्रॉब्लम है, तो कैंसर की प्रॉब्लम है, वो लोग इस सलाद को खाते हैं। इससे उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रेंट मिलते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जैसे सर आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट की बात आपने की, तो ये जो जैसे सेटअप है, इसमें हमने लीफी वेजिटेबल लगाई हुई है। ये देखो जी, सुनील जी ने कहा था कि पालक मैंने उगा रखी है। ये देखो पालक ऐसे उगी हुई है, इतने छोटे से एरिया में आप देखो कितनी सारी पालक उगी हुई है। वो एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, ठीक है। ऐसी आप कितनी भी कर सकते हो। सुनील जी ने बताया था कि 8 फीट तक भी जाते हैं, उन्होंने खुद ही उगवाया हुआ है, ठीक है। लोगों का वो भी उगवाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को इस चीज की, ठीक है। 8 फीट तक उगवा रखा है उन्होंने। ये आप देखिए, ये पालक ऐसी है, चमक रही है जी, अलग से चमक रही है। ये इसका आप इसमें कोई भी किसी भी तरह की खरपतवार नहीं होती, एक भी इसमें जो है खरपतवार नहीं मिलेगी, और बिल्कुल ये प्योर होती है। अब जैसे ये पालक है, 1 कप के अंदर लगभग 250-300 ग्राम तक हम पालक निकाल सकते हैं। इसको काट के जूटी बना के बांधना भी आसान है, और इसको मंडी में लेके जाना भी आसान है, और ये बिक भी अच्छे रेट पे जाती है, क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह के स्प्रे का यूज नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो प्रॉपर मात्रा में है। जो सही में पालक हमें खाना चाहिए, तो ये वो पालक है जिसके अंदर पूरी मात्रा में न्यूट्रेंट अवेलेबल है। तो वो सेटअप वाली बात कर रहा था, आप एक बार आप क्वेश्चन कर ले, मैं बता देता हूँ। आजकल तो जी ये मतलब सुनील जी आप ये बता रहे हो कि ये पालक आपने उगा रखी है। आजकल तो डायरेक्ट मतलब हाइड्रोपोनिक फार्म में मैंने ऐसा भी देखा है, जो जिसने बड़े बड़े लगा रखे हैं ना, या जिसने बिल्कुल ही छोटा लगा रखा है, उसने अपने ग्राहक खुद के बांध रखे हैं, ठीक है। खुद के ग्राहक बांध रखे हैं, उन्हीं के घर पे सीधा वो उसका लड़का दे के जाता है, जिसका फार्म होता है, उसने खुद एक लड़का कर रखा होता है, और वो उनके घर पे दे के जाता है। और वो लेते भी सिर्फ उन्हीं से ही है, उनको एक बार खा के ऐसा मजा रखा है, ठीक है, दूसरे के पास जाते ही नहीं, ठीक है। कोस्ट के बारे में, कोस्ट के बारे में सर कुछ थोड़ा सा यूनिट लगाना हो या बड़ा करना हो, क्या खर्चा है? हाँ, ये हमने शुरू में ये बात करी थी कि हाँ भाई, मैंने खुद कहा था कि सुनील जी से मैंने बात की कि 2 लाख रुपए से इसकी कॉस्ट शुरू होती है, और 10 लाख रुपए तक भी जा सकता है। 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए होती है। बताओ सुनील जी, 1 से 2 लाख रुपए में जो लोग किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए करना चाह रहे हैं, वो आप इसको 2000 से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है। जो इस तरह का सेटअप है, ये लगभग 300 प्लांट का सेटअप है। ये 15-20 हजार रुपये में तैयार हो जाता है, और 15-20 हजार रुपये में 300 प्लांटों की आप फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसको कमर्शियली अपनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि कई तरह के सेटअप बनते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल फैन पैड सेटअप भी बनते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा क्या है कि किसी भी टाइम में आप ये लीफी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। और सिंपल पॉली हाउस भी बनते हैं, और सिंपल नेट हाउस भी बनते हैं। केवल नेट लगा के भी आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो। टेम्परेचर के, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही आपको वेजिटेबल्स करना होगा। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करें, 1000 स्क्वायर फीट में हम लगभग 2500 प्लांट लगा सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स के। इस तरह के 2500 प्लांट हम लगा सकते हैं। तो वहाँ से भी हमारा एक छोटा सा कॉमर्शियली रूप स्टार्ट हो जाता है। हम अपना एक छोटा सा पॉइंट बना के घर के बाहर या अपनी मार्केट में वहाँ पे वेजिटेबल सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो उसका जो खर्चा है वो बढ़िया, अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए में हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल भी हो जाएगा।
और उसके बाद अगर हम ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, मान लीजिए आधा एकड़ 1 एकड़ में करना चाहते हैं, तो आपकी बार किसानों के लिए गुड न्यूज़ है कि इस बजट के अंदर 2021-22 का जो बजट है, जो अप्रैल में रिलीज होगा, इसके अंदर हाइड्रोपोनिक के ऊपर सब्सिडी का प्रावधान जो है हमें सुनने को मिला है। मे बी 80-85% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, किसानों को सपोर्ट करेगी। केवल छोटी सी मात्र आप पेमेंट पूंजी लगाकर भी आप इसको बड़े कमर्शियल रूप में लेके जा सकते हैं। और जो है इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो पंप वगैरह रन करते हैं पानी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही ऑलरेडी जो है जो अपनी सोलर सिस्टम है इसके ऊपर सब्सिडी दी हुई है। तो जो भी किसान भाई इसको करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चल के सरकार की हेल्प लेके आप इसको बिल्कुल शुरू कर सकते हैं कमर्शियल में भी। उस सिस्टम को सुचारू करने में सुनील जी का खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, ठीक है। तो सुनील जी एक बात बताओ, ये पानी इसके अंदर तो आ गया, अब इस पानी का आगे क्या होगा? ये क्या है कि ये पानी जो है आपने टैंक में देखा है, ये धीरे धीरे जो है पानी पौधा पीता रहता है और पानी कम होता रहता है, ठीक है। जितना पानी इसमें कम हो जाता है इस टैंक में, हम उतना ही पानी इसके अंदर डाल देते हैं। जितने न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं हम उसमें न्यूट्रिएंट डाल देते हैं। उसके बाद क्या है कि जब ये क्रॉप हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हम इसको पूरा हार्वेस्ट कर लेंगे, तो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा 100, 150, 200, 300 लीटर पानी ही खराब जाता है। उसमें भी हम चाहें तो कोई वेजिटेबल फ्लावर्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर हम कोई नई वेजिटेबल्स लगाते हैं तो हम नए पानी से ही स्टार्ट करते हैं, नए न्यूट्रिएंट से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट फिर क्या कहते हैं आप इसी के अंदर डाल दो, हाँ, दोबारा आता रहेगा? जी, इसी पानी को निकाल करके एक बार सेटअप की भी सफाई कर देते हैं। जब नई क्रॉप लगाते हैं, किसी भी तरह की कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो, तो एक बार सेटअप को भी धूप लगा देते हैं, 4-5 दिन के लिए सुखा देते हैं, मतलब, और चाहे तो इसकी सफाई भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर नया पानी डाल करके हम नया न्यूट्रिएंट डाल करके और नई क्रॉप लगा देते हैं। ये सर आपने कूलिंग सिस्टम की बात करी। कूलिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे, हमें पता है, यहाँ पे 8 महीने तो गर्मी रहती है और पूरी उसमें से 6 महीने तो पूरी गर्मी रहती है। तो सर ऐसे कौन से पौधे हैं जो हमें ये 8 महीने की गर्मी में भी उगा सकते हैं कूलिंग सिस्टम की मदद लेके? देखो, कूलिंग सिस्टम की मदद लेके आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ ग्रो कर सकते हैं। लेटस कर सकते हैं, गर्मियों के अंदर 300, 400, 500 रुपये किलो तक इसका भाव होता है। धनिया कर सकते हैं, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे नॉर्थ इंडिया में आप 100 रुपये किलो से लेकर 400 रुपये किलो तक इसका भाव होता है। पालक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जैसे हम गोभी है, गोभी कर सकते हैं, और इसके साथ टमाटर कर सकते हैं, हरी मिर्च कर सकते हैं, कुकुम्बर कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल है जो आप किसी भी टाइम में कोई भी ले सकते हैं। जो बिल्कुल विंटर वाली वेजिटेबल है, जैसे कि मटर है, जो केवल विंटर में ही तैयार की जाती है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर एक आध और ऐसी जैसे गाजर है, इस तरह की जो है, उस तरह की जो क्रॉप है वो हम नहीं कर सकते हैं, वो हमें विंटर में ही करना पड़ेगा। बाकी समर में आप अगर फैन पैड वाला पॉली हाउस बनाते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो कई तरह की वेजिटेबल्स आप करके और मोटा बेनिफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मोटी बात इतनी है कि सुनील जी ने ये बताया कि ये जो हमारा, जो हम उगा नहीं सकते एक तरीके से गर्मियों में, जो ऐसी बात नहीं है कि जो कति मतलब जो सर्दियों में उगती हैं वो तो नहीं उगेंगी, जो बिल्कुल ही सर्दियों में उगती हैं जिसको 5-5, 10-10, 15-15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो तो नहीं उगेगी गर्मियों में। पर जिसको 25-30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जैसे हमारा सर ने बताया लेट्यूस हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, और भी उन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताई, ठीक है, जो उग सकती हैं, जो सर्दियों में, जो उगती सर्दियों में, पर वो गर्मियों में भी उगा सकते हैं, क्योंकि 25-30 डिग्री टेम्परेचर हम यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं कूलिंग पैड और फैन पैड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ फायदा ये निकल जाता है कि वहां उस टाइम मार्केट में वो सब्जियां सर्कुलेशन में नहीं है, पर आप उसको लेके जाओगे सर्कुलेशन में, तो आप अपने मनचाहे तो नहीं, मतलब सर जितना भी अच्छे भाव में उसको बेच सकते हैं। गेंदा है, गेंदे का भी 150 रुपये किलो तक, 100 रुपये किलो तक भाव चला जाता है गर्मियों में। गेंदा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे गर्मियों में गेंदा देखने को नहीं मिलता है, अक्सर सर्दियों में ही गेंदा होता है, तो गेंदा भी हम करके यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक सर हमारे मतलब ये, मैं फार्मा का स्टूडेंट हूँ, एक हमारे फार्मा में आजकल एलोवेरा ये बात हमें बहुत बार सुनने को मिलती है, और ये मतलब पूरी दुनिया में इतना फेमस हुआ पड़ा एलोवेरा कि
चाहे कोई सा आप देश उठा लो, भारत को छोड़ के कोई सा देश उठा लो आप, इतनी प्रोडक्शन है एलोवेरा की, इतनी ज्यादा सेलिंग एलोवेरा की। अरे 400 रुपए किलो बिक रहा है एलोवेरा, एलोवेरा का जेल 400 रुपए किलो बिक रहा है जेल आज के टाइम पे, 400 रुपए किलो के रेट पे बिक रहा है जी। तो सर ये मतलब एलोवेरा अगर किसी ने छोटा मोटा ही करना हो, एलोवेरा का ही करना हो 1000 स्क्वायर फुट तक का, तो क्या रहेगा सर उसका? देखिए, एलोवेरा जो है एक ऐसा मेडिसिन प्लांट है, ये किसी भी पानी में और किसी भी क्लाइमेट में और कम पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ऐसे तो जिसके पास अगर लैंड है, उसके पास लैंड अवेलेबल है तो वो वहीं पे लगाए, क्योंकि एलोवेरा किसी भी जगह पे और कैसे भी पानी में ग्रो कर सकता है, अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है। अगर जिसके पास लैंड की शॉर्टेज है, यानी स्पेस कम है, वो एलोवेरा करना चाहता है तो इसके अंदर वर्टिकल फार्मिंग करके कर सकता है, तो उसको फायदा है। वर्टिकल फार्मिंग जैसे ये एक स्टेप है। अगर हम इस एक स्टेप के अंदर हम मान लो हमने 50 प्लांट लगाए हुए हैं, हाँ जी, तो वैसे तो आपका जमीन में केवल एक ही यही लगने थे, ये 50 ही लगने थे, पर यहाँ तो आपने 250 कर दिए। यहाँ पे हमने 4-5 गुना ज्यादा कर दिए, और इसको हम और भी हाइट तक लेके जा सकते हैं। ये हमने ज्यादा हाइट तक इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको हाथ से कैरी कर सकते हैं। अगर हम इसको सीढ़ी लगा करके कैरी करें तो आप इसको 12 फीट तक भी लेके जा सकते हैं। इसको डबल यानी 10 पाइप भी आप कर सकते हैं। वो अभी ये डेमो सेटअप सुनील जी ने क्रिएट कर रखा है, कमर्शियल सेटअप उनका होना अभी बाकी है। कमर्शियल सेटअप होगा वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1000 स्क्वायर फुट का अगर है तो उसमें मतलब क्या एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं एलोवेरा के प्लांट के लिए? ठीक है, क्योंकि आपने मुझे एक बात बताई कि उसको आप कहीं भी उगा सकते हो, कैसे भी उगा सकते हो, पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, और लैंड पे भी उग जाता है। पर मेरे जैसे को जिसके पास लैंड की कमी है, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग करनी है उसको, 1000 स्क्वायर फुट की लैंड है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाना है, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी सर? और क्या मेरे को फायदा रहेगा कि मैं हाइड्रोपोनिक की तरफ खिंच जाऊँ, मैं अपनी 1000 स्क्वायर फीट की लैंड पे और कुछ नहीं हाइड्रोपोनिक्स का फार्म ही उगा लूँ? देखिए, 1000 एलोवेरा के लिए 1000 स्क्वायर फीट में हम लगभग एलोवेरा के 4000 पौधे लगा सकते हैं। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, आप लैंड के 1000 स्क्वायर फीट में 3-4 हजार पौधे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप 2500 से 4000 तक प्लांट आप लगा सकते हैं एलोवेरा के वर्टिकल गार्डनिंग करके, वर्टिकल सेटअप बना करके। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 4 गुना 5 गुना प्रोडक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। 4 गुना 5 गुना प्रोडक्शन निकल सकती है उससे, जी, लैंड से। वरना 1000 स्क्वायर फुट में तो क्या ही निकलना। हाँ, कुछ नहीं निकलना सर। ये देखो जी, ये रेड कैबेज है, ये हाथ से ही निकल जाएगी। हाँ जी, ये हाथ से ही निकल जाएगी। ये देखो सर ये देखो, ये देखो हाथ से ही निकल जाएगी। जैसे ये निकल जाएगी कुछ नहीं करना, काट के इसको और सीधा बेच देना है। बिल्कुल इस तरीके से जो है। अब जैसे ये गेंदा है, ये भी इस तरह की भी आप कर सकते हैं, गेंदा वगैरह भी इसमें इजीली कर सकते हैं। ये रेड कैबेज है, कैबेज की ही एक, बंद गोभी की एक अलग वैरायटी है जो 5 स्टार होटलों में या बड़े बड़े मॉल में इसकी सेलिंग होती है। वही चीज जैसे मैंने आपको लेट्यूस का बताया था, 500 रुपए किलो गर्मियों के टाइम पे खरीदते रईस लोग हैं, बिल्कुल रईस लोग खरीदते हैं। कुछ हमारे जैसे भी खरीद लेते हैं जिनको बीमारी होती है, ठीक है, बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ हमारे जैसे ही खरीदते हैं। बाकी 5 स्टार होटल्स में सब्जियां जाती हैं और वो हाइड्रोपोनिक्स को ही सर प्रेफर करते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। हाँ, हाइड्रोपोनिक के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है, इसलिए वो लोग जो है ना किसी भी सेटअप के साथ टाइप कर लेते हैं और वो जो भी उनको वेजिटेबल्स चाहिए होती है वो उनको वही बोलते हैं कि आप इस टाइम पे ये तैयार करके हमें दीजिए। तो सर देखो, क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते 5 स्टार वाले, तो सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स पे ही वो रिलाई करते हैं। ये जो अपनी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में कम उगती हैं, ठीक है सर, इनके सीड्स भी शायद बाहर की कंट्री से आते हैं। ये इसके नहीं, जो हाइड्रोपोनिक के जो सीड्स हैं उसमें क्या है कि वैसे तो आप कोई भी सीड्स यूज कर सकते हैं जो हम खेतों में यूज करते हैं, लेकिन क्या है कि हाइड्रोपोनिक ये ना, ये अब हमारे किसान भाइयों के दिमाग में बात आ रही हो कि भाई इसके सीड्स महंगे होंगे, ठीक है, इसके सीड्स महंगे होंगे, ये इसके सीड्स आसानी से मिलते नहीं होंगे, इसके सीड्स जो हैं वो विदेशों से आते होंगे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा महंगे पड़ते होंगे। सर क्या ये बातें सच हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोपोनिक के अंदर हम वही सीड्स यूज करते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं। आप कोई भी सीड्स यूज कर सकते हैं, आप अपने घर का बीज बनाया हुआ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टार मार्क ये है कि ये जो सेटअप है हाइड्रोपोनिक, जो घरों में आपने एक सेटअप लगाया, आप कोई भी सीड्स यूज कीजिए,
अगर आप कॉमर्शियल सेटअप पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक कवर्ड एरिया में आप उसको करेंगे, आपने उसके लिए नेट हाउस, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस कुछ ना कुछ आपने बनाया होगा, क्योंकि कॉमर्शियल आप तभी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करोगे तो उस पर पेस्ट का अटैक नहीं होगा, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपकी वेजिटेबल ऑर्गेनिक फॉर्म में तैयार होगी। तो इसके लिए जो हम इंडोर के अंदर, यानी किसी एक इंडोर तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब आप किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर जब हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे पोलिनेशन की एक समस्या आती है, क्योंकि मधुमक्खी या कोई भी मच्छर वहाँ अंदर नहीं जाता है तो पोलिनेशन की दिक्कत आती है। तो पोलिनेशन के हमें करना ना पड़े इसके लिए हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं, वो आप अपने खेतों में भी यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड्स ही यूज किया जाता है जो सेल्फ पोलिनेटेड होता है, जिसको पोलिनेशन ना करना पड़े, जो वो बाकी कुछ अलग सीड्स नहीं होता, कोई विदेशों से सीड्स नहीं आते हैं, वही पोलिनेटेड हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो हम खेतों में भी यूज करते हैं, पॉली हाउस में भी यूज करते हैं। सर एक बात और बताओ, सर्दियों का टाइम चल रहा है सर, ठीक है, सर्दियों के टाइम में हम क्या क्या इसमें उगा सकते हैं जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और अच्छी यील्ड आ जाए? देखिए, सर्दियों के टाइम में हम सर्दियों वाली सभी वेजिटेबल्स इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, ये मटर लगाई हुई है, ये आप प्रोडक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से खेतों में भी इतना ही लगता होगा, इससे कोई ज़्यादा नहीं लगता होगा, कम ही हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी जो है लगी हुई है। तो सर्दियों वाली सभी वो वेजिटेबल, ये देखो जी, इससे सपोर्ट कर रहा है ये। हाँ, ये देखो, सब्जियों वाली वो सभी वेजिटेबल हम कर सकते हैं जो हम करते हैं। जैसे अपना चप्पल टिंडा क्या बोलते हैं उसको, चप्पल कद्दू है, उसके बाद अपना टमाटर है, मटर हैं, और भी पालक है, धनिया है, मेथी है, जो भी सब्जी सर्दियों की सभी वेजिटेबल है वो आप कर सकते हैं। गोभी है, बंद गोभी है, फुल गोभी है। और इसके अंदर जो रूट्स वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल से जड़ों से तैयार की जाती है, जैसे सलगम है, मूली है, गाजर है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, ये जो सब्जियां हैं वो हम ग्रो बैग्स के अंदर तैयार करते हैं। यानी कोकोपीट को ग्रो बैग्स के अंदर भरा जाता है, कोकोपीट को ग्रो बैग्स के अंदर भरा जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट वही डालते हैं जो इस पानी के अंदर डालते हैं। तो वो ग्रो बैग्स के अंदर हम रूट्स वेजिटेबल तैयार करते हैं। ग्रो बैग वो तो नहीं था जो आप जो इधर पड़ा हुआ? हाँ, ग्रो बैग्स वही हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ग्रो बैग्स भी दिखाइए। ये होते हैं ग्रो बैग्स, ये ग्रो बैग्स है। जैसे अभी इनमें से हमने ये इसके अंदर केवल कोकोपीट है और हमने इसमें से गोभी के प्लांट निकाले हैं, अभी कैलीफ्लावर के प्लांट हमने इसमें से निकाले हैं। तो अब इसको हमने धो दिया आज कोकोपीट को, अब हम इसमें नए प्लांट्स लगा देंगे, खीरे वगैरह के प्लांट्स, या इस सीजन के हिसाब से हम प्लांट इसमें लगाएंगे। पास ही आ जाओ साथ में। ये सर हमें अभी, सुनील सर ये एक बात बताओ, आपने अभी तक मेरे को, मैं आपसे पूछता रह गया, आपने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताई कि 1000 स्क्वायर फुट में कितना है, क्या आएगा। एक बार ये कॉपी पेन मेरे हाथ में है, ठीक है जी, ये आप मेरे को एक बार पूरा का पूरा मेरे को एक रफ एस्टिमेट बता दो कितना एक आएगा। 4 स्क्वायर फीट में लगभग 92 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर कंट्रोल जो पॉली हाउस है वो लगभग 1500 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। यहाँ पे भी जी दो चीजें हैं, एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड, एक बगैर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। हाँ। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड में जैसा उन्होंने बताया, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है वो आप वो लगवाते हो, कूलर लगवाते हो, ठीक है, उसके पैड वो अलग खर्चा, उसका बिजली का भी अलग खर्चा है मेरे हिसाब से। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल देते हैं उस चीज को तो आप छोड़िए, अगर हम पर्सनल खर्चा भी करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो हमारा बन जाएगा। जो ऊपर का शेड वगैरह बनेगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल फैन पैड वगैरह सब लगेंगे, जिसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिएंडर धनिया है वो आप गर्मी में जून के महीने में भी कर पाओगे। लो जी, लगभग 1.5 लाख रुपए तो आपका खर्चा ही आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट में। 50,000 रुपये हमारा सेटअप वगैरह का आ जाएगा। लगभग 2 लाख रुपए आपका 1000 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 2 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा सेटअप का भी, और टेम्परेचर कंट्रोल पॉली हाउस का भी जो आप बनाएंगे। अब उसके अंदर हम जो है लगभग 3000 प्लांट लगा सकते हैं, 3000 प्लांट वर्टिकल लगा सकते हैं कोरिएंडर के यानी 3000 कप, ये जो कप है ये 3000 कप आप लगा सकते हैं। एक कप से मैं मिनिमम जो है आपको 100 ग्राम की मैं बोलता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक कप में वैसे 200-250 ग्राम तक भी निकल सकता है, सर्दियों में निकलता है, लेकिन गर्मियों में 100 ग्राम में मान के चलता हूँ
तो 100 ग्राम अगर हम एक कप से लेते हैं तो 3000 से हो जाएगा मेरे ख्याल से लगभग कितना किलो, 300 किलो 300 किलो हमारा कोरिएंडर निकल जाएगा। और 300 किलो अगर हम एवरेज 200 रुपये किलो भी बेचते हैं तो भी ये लगभग 60,000 का हो गया, 60,000 रुपये। यानी जो हमारे धनिए की जो है लगभग 3 महीने की क्रॉप होती है, पहले 2 महीने में आप 1000 स्क्वायर फीट से 60,000 रुपये का धनिया बेच पाएंगे गर्मियों के अंदर। उसके बाद जो सेकंड क्रॉप आएगी, अब धनिया दोबारा भी फुटाव करेगा, सेकंड क्रॉप भी आएगी, वो 300 किलो की बजाय आप 150 किलो मान लो, आधा मान लो उससे। अब वो भी जो है लगभग आपका 30,000 का हुआ। तो 90,000 रुपये आप 3 से 4 मंथ के अंदर, 3 या 4 मंथ के अंदर 90,000 रुपये सेटअप का खर्चा आपका जो है 1 टाइम है, एक बार सेटअप बनेगा, एक ही बार लगेगा जी, एक ही बार आपका शेड बनेगा। कितने साल चलाइए उसमें, ठीक है, वो उसकी कुछ चलो लिमिट होती है जितनी भी होती है, 4 साल 5 साल। और उसके बाद आपका जो बीज का और पानी का जो खर्चा आएगा वो मात्र 1000 स्क्वायर फीट में आपका 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें आपका लेबर भी आ जाएगा, बीज भी आ जाएगा, न्यूट्रेंट भी आ जाएगी। सर ये आपने लेबर की बात करी, लेबर का मतलब लेबर का क्या कॉस्ट रहेगा? लेबर का जैसे अगर आप खुद नहीं करते, उसको कटिंग करना, बांधना, गुच्छियों को बांधना, हाँ ठीक है। और ये मैंने होलसेल रेट आपको बोले 200 रुपये किलो गर्मियों में। हाँ। अगर आप रिटेल में बेचते हैं तो ये 400-500 रुपये किलो तक भी जाता है, ठीक है। तो 90,000 रुपये आप जो है 2-3 महीने में आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये 1000 स्क्वायर फीट की बात है, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सर एक तरीके से लेबर कॉस्ट अगर कोई बंदा खुद करनी हो, खुद मतलब निकाल के कर लेता हो, हाँ। उसको लेबर कॉस्ट भी देने की कोई जरूरत नहीं है, जी, जो जी, खेतों में लेबर लगती थी। हाँ, वो ठीक तो है। देखो लेबर का तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है। एक बार जब आप सीड्स लगाओगे तो एक लेबर आपका जो 2 दिन लगा करके या 3 दिन में लगा के सभी प्लांट्सों को लगा के जा सकता है। उसके बाद जो है ऐसे ही एक लेबर जो है डेली आपका थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं है। और 1000 रुपये के सीड्स और 1000-2000 रुपये के न्यूट्रेंट, यानी 5-6 हज़ार रुपये में सारा सिस्टम हो जाता है। और यही सर अगर मैं मिट्टी में करता, मिट्टी में तो सर गर्मी में पॉसिबल ही नहीं है। गिट्टी में गर्मी में तो देखो जी पॉसिबल ही नहीं है। ये तो गर्मी में धनिया का रेट इसलिए ही महंगा होता है क्योंकि हमारा जो है यहाँ का धनिया, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में धनिया नहीं बनता है, इसलिए रेट महंगा होता है। गर्मी होती है, टेम्परेचर 46-47 तक जाता है, तो धनिया बनना पॉसिबल ही नहीं है, उसका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। और जो धनिया हमारा बाहर से आता है, हिमाचल से, उत्तराखंड से, ठंडे इलाकों से आता है, वो जब बारिश के दिन होते हैं तो वो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनने की बजाय वो सड़ जाता है, तो वहाँ से भी नहीं आ पाता है। बल्कि आप बात करें कि जुलाई अगस्त की, वहाँ पे रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बारिश के दिनों में, क्योंकि बाहर का धनिया भी नहीं आता है। और बाहर का धनिया आता है तो फिर वो ट्रैवलिंग चार्ज और जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है, तो महंगा हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोकल मार्केट में अगर धनिया की लागत काफ़ी बढ़ भी जाती है ना होने की वजह से, और उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो सर ये तो वही यहाँ तो ये बात होगी कि लागत तो हमारी उतनी ही रही जितनी हमने चाहे सर्दी में उगाए तो भी उतनी ही रही, ठीक है। पर हमारे को जो बिकनी थी वो अपने आप ही बढ़ गई। किसी भी चीज़ की जब शॉर्टेज होगी तो दाम ऑटोमेटिक जो है ऊपर बढ़ जाते हैं। सर वो तो ठीक है, अब आपने सब कुछ बता दिया कि ऐसे होगा ऐसे होगा। अब जिसने बिल्कुल ही नया स्टार्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल जिसको नया स्टार्ट करना है और वो मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है, उस पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है, उसके पास ये आपने पाइपें लगा रखी हैं, उसके पास पाइप्स भी नहीं है, उसके पास पंप भी नहीं है, ठीक है, वो अब उसको कैसे आप गाइड करोगे, कैसे मिलेगा वो? देखिए, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोपोनिक की, जिसमें हम पूरा सपोर्ट भी देते हैं 1 साल तक। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको सेटअप भी बनाना सिखाया जाता है, प्लांट्स के बारे में भी नॉलेज दी जाती है, टेम्परेचर के बारे में भी नॉलेज दी जाती है, और फुली नॉलेज न्यूट्रेंट के बारे में दी जाती है, क्योंकि न्यूट्रेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल तक हम पूरा सपोर्ट रखते हैं और पूरी गाइडेंस देते हैं, सेटअप भी बनाना आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप इस फार्मिंग को करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है 8059908526, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और गोहाना हरियाणा से मैं हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमारा ऑफिस है, हमारा फार्म है, तो आप हमें कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू। कैमरे में बोल दो। थैंक यू वेरी मच सर।
ठीक है सर। thank you। भाई सर के पास एक बार विजिट जरूर करना, बहुत ही मिलनसार आदमी है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। किसी मेरे जैसे आदमी को जिसको कुछ भी नहीं पता था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, आज के टाइम पे इतना तो कर दिया कि भाई अब कल को ये इतना मेरे को पता है कि उगाना हो, कुछ उगाना हो छोटा मोटा, तो भाई कितना एक मेरा खर्चा आ जाएगा, कितना एक मुझे